एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एग्रीकल्चर में। आज हम लोग क्लास 12th चैप्टर 3 यूनिट फर्स्ट का देखने वाले हैं जो कि हमारा फसल प्रणाली है। इसमें हम लोग जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो देखेंगे वो फसल चक्र के बारे में देखेंगे, फसल की प्रणाली के बारे में देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। उसके बाद बिहार में कौन कौन सी फसल प्रणाली हैं सिंचित और वर्षाश्रित क्षेत्रों में, उसको देखेंगे। और एक है हमारा फसल तीव्रता, उसको देखेंगे। जो इस चैनल पे नए आए हैं उनके लिए बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी क्लास 12th और 11th दोनों के वीडियोस के लिंक हैं, तो जो उससे संबंधित हों उस पर जाके अपना आप वीडियो देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई असुविधा हो तो वो आप लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में ही बता दूंगा और ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। आइए बिना देरी करते हुए इस चैप्टर की शुरू करते हैं। चैप्टर 3 हमारा है फसल प्रणाली। सबसे पहला पॉइंट है हमारा फसल चक्र। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि फसल प्रणाली होता क्या है। तो एक लाइन में अगर डिफिनेशन देना हो तो किसी भी प्रकार का कृषि कार्य जो है उसको हम फसल प्रणाली, अगर कोई हमसे पूछे कि क्या है फसल प्रणाली, तो एक लाइन में अगर डिफिनेशन देना हो तो कृषि कार्य को फसल प्रणाली कहा गया है, या हम जो कृषि से संबंधित काम करते हैं उसको हम फसल प्रणाली कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का फसल को लगाने की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, उसको भी फसल प्रणाली कह सकते हैं। हाँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें डेफिनेशन लिखना हो तो फिर यहाँ पे डेफिनेशन है कि किसी भूमि खंड पर एक वर्ष में लगाई जाने वाली क्रमिक फसलें फसल प्रणाली कहलाती हैं। यानी कि किसी पार्टिकुलर ज़मीन पर, किसी क्षेत्र में एक साल में जो फसल लगाई जा रही है उसे हम फसल प्रणाली कहते हैं। इस पे भी कुछ फैक्टर्स काम करते हैं जिनका निर्धारण भूमि की आधारभूत संरचना, आर्थिक स्थिति, तकनीक, संसाधन इत्यादि, सिंचाई, श्रमिक एवं बाजार की उपलब्धता तथा मिट्टी एवं जलवायु की स्थिति पर निर्भर करता है। ये सब फैक्टर्स हैं जो कि हमारा फसल प्रणाली को प्रभावित करते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट कि कृषि वर्ष। कृषि वर्ष कब से शुरू होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक कृषि वर्ष जो है मई जून से शुरू होकर अप्रैल मई तक समाप्त हो जाता है। लगभग मई जून से लेकर नवंबर तक खरीफ, और अक्टूबर से दिसंबर से लेकर मार्च से अप्रैल तक रबी, तथा फरवरी मार्च से अप्रैल मई तक जायद या गर्मा मौसम की फसल की खेती होती। ये हमारा है कृषि वर्ष, इसको आप ध्यान रखेंगे। मई जून से प्रारंभ होकर अप्रैल मई तक जो समाप्त होता है वो एक कृषि वर्ष है। एक कृषि वर्ष के अंदर हमारा मई जून से नवंबर तक खरीफ, अक्टूबर दिसंबर से मार्च अप्रैल तक रबी, और फरवरी मार्च से अप्रैल मई तक गर्मा मौसम की फसल की खेती होती। अब जो है फसल प्रणाली की जो मैंने कुछ फैक्टर्स ऊपर बताए थे वो किन किन बातों पे आश्रित होता है। तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी फसल अगर हम करते हैं तो अपने सहूलियत के हिसाब से उसका देख लेते हैं कि उसमें बाज़ार में कैसा मूल्य मिलेगा, सब चीज़ों की उपलब्धता कैसी है उस फसल को लगाने के लिए, या फसल ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है कि नहीं, उसकी ज़्यादा फल देने वाला है कि नहीं, या नगदी फसल को ज़्यादा हम अप्रोच करते हैं, ज़्यादा उसके तरफ आकर्षित होते हैं। तो अधिकांशतः किसान यही करते हैं क्योंकि अभी ज़रूरत भी है, क्योंकि ज़मीन धीरे धीरे कम हो रहा है तो लोग उस और ज़्यादा अपने आप को देखते हैं कि हाँ उधर से आमदनी ज़्यादा है और उसमें खर्च कम है, तो उस तरफ वो भागते हैं। तो उसी के बारे में है कि फसल प्रणाली की बनावट निर्धारित करने वाले कुछ कारक हैं। अधिकांश किसान जो है नकदी फसल, उच्च फलनशील फसलों तथा सघन खेती को चयन करते हैं, क्योंकि भूमि कम है तो सघन खेती से ज़्यादा उपज मिलता है। कौन सी फसल लगाई जाए, इसके लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो है श्रमिक,
सिंचाई तकनीक, कृषि यंत्र की उपलब्धता, इन सब बातों पर निर्भर करती है। इसके अलावा फिर मार्केट कैसा है, या फिर पैदावार कैसा हो सकता है, या आसपास पार्टिकुलर फसल के लिए कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री है या नहीं है, उसका अच्छा कीमत मिलेगा, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। या फिर उस मौसम में वो फसल कैसा हो सकता है, वो ध्यान रखने वाली तो वही सब बातें हैं। यदि बाजार निकट है तो छीमी के लिए मटर, साग, हरे भुट्टे की पैदावार हो सकती है। चीनी मिल या वनस्पति तेल उद्योग वाले शहरों के लिए गन्ना या तिलहनी फसलों की खेती अधिक होगी, क्योंकि ज़्यादा आमदनी है। शहर के निकट बरसीम जैसी चारे की फसलें अधिक उगाई जाएंगी। यदि भूमि नीची है तो खरीफ में सामान्यतः धान लगाना होगा। दोमट एवं जल निकास वाली भूमियों पर लगभग हर तरह की फसल लगाई जा सकती है। उसी प्रकार से कुछ और फसलों के बारे में है कि गेहूँ, आलू, बरसीम, सरसों, तीसी, मटर, चना जैसी फसलें नहीं लगाई जा सकती हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और ठंडे प्रदेश में मूंगफली, मड़वा, ज्वार, बाजरा जैसी फसल नहीं लगेगी। शून्यकर्षण यंत्र के द्वारा धान कटते ही गीली भूमि पर ही गेहूं की बुआई की जा सकती है। इस प्रकार खेती के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय भी मिल जाएगा। ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो फसल प्रणाली को प्रभावित करते हैं। अब देखने वाली बात है कि यदि मिट्टी और जलवायु वांछित हो तो किसी एक ही खेत के लिए बीसीओ फसल प्रणाली बनाई जा सकती है। बहुत तरह के बस फसल प्रणाली बनाई जा सकती है। अब यहाँ पे हमारा है कि फसल प्रणालियाँ जो हैं दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन से दो प्रकार की? तो एक फसलीय और दूसरा है बहुफसलीय। इसको ध्यान में रखेंगे। एक फसलीय फसल प्रणाली क्या है, सिर्फ ध्यान में रखना है इन सब चीज़ों को। इसका डेफिनेशन आपको दिमाग में याद रख लेना है। यदि किसी खेत में एक वर्ष में एक ही फसल लगाई जाए उसे कहेंगे एक फसलीय फसल प्रणाली। एक वर्ष में एक फसल लगाने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि खेत की स्थिति अथवा किसान की आर्थिक अवस्था। अब खेत की स्थिति ऐसा कि हो सकता है उस पार्टिकुलर प्रदेश में बारिश बहुत अधिक होती होगी, तो बारिश होने की स्थिति में वो पूरा क्षेत्र डूबा हुआ तो उसमें कोई भी फसल लगेगा नहीं, सूख जाएगा। परंतु पुनः गर्मा मौसम में कोई फसल नहीं लग सकती, क्योंकि वह वर्षा शुरू होते ही वहाँ जल जमाव होना प्रारंभ हो जाता है, जैसा मैंने कहा। ऐसे में वहाँ मुख्यतः चना, तीसी, सरसों, मटर जैसी एक ही फसल लगाई जा सकती। दूसरा कारण है कि कुछ फसलों की लंबी अवधि में परिपक्व होना। अरहर की फसलें जून जुलाई में लगती हैं और अप्रैल माह में कटती हैं। वहाँ सिंचाई की सुविधा होती नहीं, अतः साल में केवल एक ही फसल लग पाती है। ये भी कुछ फैक्टर है। अब कुछ पार्टिकुलर रीजन्स है वहाँ पे एक फसलीय प्रणाली के बारे में है, तो उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों की निचली भूमि अपेक्षाकृत समतल होती है और खरीफ मौसम में वर्षा भी अधिक होती है, जैसे कि छोटा नागपुर क्षेत्र। वहाँ खरीफ मौसम में धान, मक्का, अरहर, मड़ुआ, सोयाबीन जैसी फसलें स्थिति के अनुरूप तो लगती हैं, परंतु रबी मौसम में सिंचित जल अत्यंत तेजी से भूमि में नीचे चला जाता है अथवा वाष्पीकृत हो जाता है। फलस्वरूप भूमि में रबी फसलों को उनकी परिपक्वता तक साथ दे पाने योग्य नमी नहीं बचती। ऐसे में फसल लगाने का प्रयास ही नहीं करते, सूख जाने का डर है और काफ़ी नुकसान भी हो जाएगा। यदि एक फसलीय प्रणाली इसलिए अपनाई गई हो क्योंकि वहाँ दूसरी अन्य फसल लग ही नहीं सकती हो, या फिर किसान अन्य फसल लगाना ही नहीं चाहते हो, तो उसे एकल फसल प्रणाली कहते हैं। ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा है बहुफसलीय प्रणाली। तो यदि किसी खेत में एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसल लगाते हैं तो उसे बहुफसलीय प्रणाली कहते हैं। आमतौर पर यही फसल प्रणाली अधिकतर क्षेत्रों में कुछ भागों को छोड़कर, कुछ भागों में कौन आता है, तो जैसे कि हमने पहले ही देखा कि जहाँ किसान के पास आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, या जहाँ ज़्यादा सुखाड़ पड़ता हो, या जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती हो, वैसे प्रदेश को यानी कि समतल भूमि में बहुफसलीय फसल प्रणाली अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। तो इसको हम देख लेंगे। इसका डेफिनेशन है, यदि किसी खेत में एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें लगती हैं तो उसे बहुफसलीय प्रणाली कहते हैं। अब इसमें कुछ उदाहरण है। तो धान, गेहूँ, वर्ष में दो फसल के उदाहरण है धान, गेहूँ, मक्का, गेहूँ, धान, बरसीम, मक्का, आलू इत्यादि। तीन फसल के उदाहरण है मक्का, गेहूँ, मक्का, आलू, प्याज, धान, गेहूँ, मूंग या कलई, धान, गेहूँ, मक्का इत्यादि। वर्ष में तीन से अधिक फसल भी कहीं कहीं ली जाती है, तो मक्का, तूड़ी, गेहूँ, मूंग, मक्का, उड़द, गेहूँ, मूंग इत्यादि।
कृषि शब्दावली में के दो और शब्द ऐसे हैं जिनकी ध्वनि एवं अर्थ फसल प्रणाली के सदृश ही लगता है, अतः इनका अंतर प्रत्येक छात्र को स्पष्ट होना चाहिए। वे शब्द हैं फसल चक्र और फसल पद्धति। फसल चक्र और फसल पद्धति दोनों एक समान लगता है, लेकिन इसमें डिफरेंसेस है। बहुफसलीय फसल प्रणाली सघन खेती का रूप है। फसल प्रणाली सघन खेती का रूप है। कालांतर में खेती मात्र जीविका के एक साधन के रूप में देखी जाती है। बहुफसलीय फसल प्रणाली अर्थात सघन खेती ने जीविका पालन के एक धंधे से ऊपर उठाकर व्यावसायिक खेती के स्तर तक पहुंचाया है, क्योंकि इसमें आमदनी ज़्यादा होता है। अब हमारा जो ये फसल चक्र और फसल पद्धति है उसके बारे में हम देखेंगे। तो फसल चक्र क्या है? किसी खेत में किसी नियत अवधि के लिए विभिन्न फसलों को इस उद्देश्य से फेरबदल कर लगाना कि भूमि की उर्वरता अक्षुण्ण रहे और उपज में भी कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं आए, यह फसल चक्र कहलाता है। यानी कि किसी पार्टिकुलर लैंड में, भूमि में नियत समय के लिए, एक पार्टिकुलर टाइम के लिए फेरबदल करके लगाना, यानी कि भूमि को हानि ना पहुंचाते हुए लगाना फसल को, और जिससे कि आमदनी में भी ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, थोड़ा कम हो लेकिन ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, उसे फसल चक्र कहते हैं। उससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहती है। जैसे कि हम गेहूँ मक्का कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि गेहूँ मक्का के साथ हम एक बारी क्या करेंगे कि उसमें कुछ दलहनी फसलें लगा देते हैं। तो उससे क्या होगा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रहेगी और हमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। तो उसे फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र चयनित फसल प्रणालियों का एक समूह है। किसी फसल चक्र के एक वर्ष में लगी क्रमिक फसलें अपने आप में एक फसल प्रणाली होती है। अतः किसी खेत के लिए फसल चक्र बनाना अत्यंत सरल विधि है। उसके बारे में इसको आप एक बारी बुक में देख लेंगे, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कुछ जो फसल चक्र अनुशंसित है उसको हम देख लेते हैं। असिंचित क्षेत्र के लिए ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम वर्ष के लिए धान के साथ चना, तीसी, जौ, मसूर या परती छोड़ देंगे। द्वितीय वर्ष में ज्वार, अरहर या फिर परती छोड़ देंगे। तृतीय वर्ष में मक्का, चना, मसूर, तीसी, जौ, परती। उसी तरह से सिंचित क्षेत्र के लिए धान, गेहूँ, मक्का, धान, बरसीम या परती छोड़ देंगे। और तृतीय वर्ष में धान, आलू, मूंग या उड़द, यानी कि सभी जगह पे एक बार या तो परती छोड़ दिया जा रहा है या फिर दलहनी फसल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब संसाधन संपन्न क्षेत्र हैं तो उसमें भी मक्का, तोरी, गेहूँ, मूंग, वहाँ भी इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। मक्का, आलू, मूंग, उड़द, उस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, ताकि फसल तो मुझे वांछित रूप से मिले ही मिले, साथ ही साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बरकरार रहे। इसके बाद है फसल चक्र आवश्यकता अनुसार 2, 3 या 4 वर्ष के लिए हो सकता है। विशेष परिस्थितियों में फसल चक्र एक ही वर्ष के लिए भी हो सकता है। दूसरा हमारा पॉइंट है फसल पद्धति। इसका क्या मतलब है? किसी क्षेत्र विशेष में, ये भी एक पार्टिकुलर क्षेत्र में, एक वर्ष में लगी क्रमिक फसलें तथा फसलों एवं प्रति भूमि के अंतर्गत अनुपातिक रकबा को फसल पद्धति कहते हैं। अब क्या है कि उसमें क्या था कि एक पार्टिकुलर लैंड पे फसल का रोटेशन इस प्रकार से करना कि भूमि को उतना हानि भी ना हो और हमें नुकसान भी ना हो। यहाँ क्या है, किसी पार्टिकुलर लैंड पे फसल को लगाना और फसल और प्रति भूमि के जो अनुपात रकबा को, उन दोनों का जो अनुपात है, जितना हम फसल लगाए और जितना हमने प्रति भूमि छोड़ा, उसका जो रकबा है उसको फसल पद्धति कहते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि भूगोल की पुस्तक में जब किसी देश का परिचय दिया जाना है तो सबसे पहले उस देश की फसल पद्धति का उल्लेख होता है। उसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि उस देश में कौन कौन सी फसल प्रमुखता से उगाई जाती है। ये है, वहाँ सिंचाई के साधन कैसे हैं, अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ है, वहाँ की जलवायु कैसी है, इन सब बातों का अनुमान फसल पद्धति से लगाया जा सकता है। मिट्टी कैसी है, इन सब बातों का, गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ता है, या इन सब चीज़ों का। तो फसल पद्धति किसी क्षेत्र विशेष में लगी सभी फसल प्रणालियों का जोड़ है। अब यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आया, ये आप ध्यान देंगे कि फसल चक्र हमारा
अलग है। इससे भूमि को नुकसान से बचाया जाता है और विशेष उद्देश्य से नियत अवधि के लिए अलग अलग फसल का लगाया जाता है। फसल पद्धति में क्या है कि पड़ती भूमि और फसल चक्र, इन दोनों के बीच में जो अनुपात है, उसका जो रकबा है, उसको फसल पद्धति कहते हैं। उसी को हमने फिर से देखा। फसल पद्धति किसी क्षेत्र विशेष में लगी सभी फसल प्रणालियों का जोड़ है, सबको जोड़ के। यदि किसी क्षेत्र विशेष में गन्ना, कपास, तिलहन जैसी फसलें ज़्यादा है तो वहाँ चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग होने की संभावना है। यदि ऐसी फसल की अधिकता है जो असिंचित क्षेत्र में ही ज़्यादा लगते हैं तो समझा जाए कि उस क्षेत्र में सिंचाई का संतोषजनक उपलब्धता नहीं है। अतएव फसल पद्धति एक चित्रा है जो किसी क्षेत्र विशेष की रूपरेखा दर्शाता है। इससे हम पता कर सकते हैं कि उस एरिया का कैसा सिचुएशन है। पाठ के प्रारंभ में ही कहा गया कि फसल प्रणाली का शाब्दिक अर्थ है हर किसी की कृषि क्रियाएं। मतलब कि फसल प्रणाली क्या है, तो किसी भी प्रकार का कृषि कार्य को हम फसल प्रणाली कहते हैं। उसी दृष्टिकोण से कई प्रकार के कृषि कार्य फसल प्रणाली के अंग के रूप में ही देखे जाते हैं, जिनका फसलों उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। ये कृषि कार्य निम्न प्रकार के हैं। अब हम देखेंगे क्रमागत फसलीकरण, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, इन सब का डेफिनेशन देखेंगे हम, इम्पॉर्टेंट है। मिश्रित खेती, अंतर्वर्ती खेती, उसके बाद हमारा नेक्स्ट फिर सप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री, समानांतर खेती, और उसके बाद फिर हमारा बहुमंजिला खेती। इसको हम एक एक करके फिर से देखते हैं। तो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या है? क्रमागत फसलीकरण भी वस्तुतः फसल प्रणाली ही है जो किसी खेत में एक वर्ष में क्रमिक रूप में लगाई जाती है। क्रमागत फसलीकरण सघन खेती का सटीक उदाहरण है, जिसमें एक फसल काटने के बाद खेत तो पड़ती न छोड़कर तुरंत अगली फसल लगा दी जाती, ताकि कृषि वर्ष में अधिक से अधिक फसल लगाई जा सके और इसमें कभी भी भूमि को खाली नहीं छोड़ा जाता। जैसे कि मक्का, तूड़ी, गेहूँ, मूंग, ये क्रमागत फसली, एक को छोड़ के एक लगाया, दूसरा लगाया, फिर दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, बीच में भूमि खाली नहीं छोड़ना है। मिश्रित खेती क्या? तो मिश्रित खेती दो या दो से अधिक फसलों के मिश्रित बीज को चिटकौआ विधि से लगाने जाने वाली जो फसलें हैं, इसे लगाने का मूल उद्देश्य है प्राकृतिक आपदा में भी कुछ न कुछ उपज प्राप्त कर लेना। इसमें क्या होता है कि दो फसल को मिला के और छींट के इसकी रोपाई की जाती है, ताकि अगर कोई पार्टिकुलर फसल कीट, बीमारी, सूखा, वर्षा, इन सब से दुष्प्रभावित या खराब भी हो जाती तो कुछ न कुछ उपज किसी दूसरे से भी मिल जाएगा। इसका प्रमुख उदाहरण है ज्वार, अरहर, मक्का, अरहर, चना, तीसी, जौ, चना इत्यादि। अब है हमारा इंटरक्रॉपिंग, अंतर्वर्ती खेती। तो दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ किसी एक ही खेत में पंक्ति विधि से लगाने की क्रिया को अंतर्वर्ती खेती के रूप में जानी जाती है। मिश्रित खेती के बहुआयामी फायदे ने अंतर्वर्ती फसल के आगमन की नींव रखी। इसमें क्या होता है कि जैसे मक्का, मूंग है, तो दो फसल को या उससे अधिक को एक ही पार्टिकुलर खेत में, लेकिन पंक्ति विधि से, छिटकवा विधि से न लगा के पंक्ति विधि से लगाएंगे तो उसे अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। इसमें क्या है कि किसी एक फसल के पौधे के बीच खाली स्थान का बेहतर उपयोग कभी कभी किया जाता है दूसरी फसल को लगा के। जैसे कि किसी लत्तर वाली फसल को दूसरे फसल के तने को पकड़कर ऊपर चढ़ने, या दलहनी फसलों द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर अन्य प्रकार की फसलों के पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध कराना, इन सब तरीके का कार्य किया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है मक्का, मूंग, मक्का, उड़द, अरहर, मूंगफली, मक्का आलू, गन्ना, भिंडी इत्यादि। इसके बाद हमारा इसमें जो है अंतर्वर्ती फसल प्रणाली की दो फसलों के बीच कई प्रकार की साझेदारियां संभव है। अतः अंतर्वर्ती फसलों के आपसी तालमेल के आधार पर एक सही एवं उन्नत अंतर्वर्ती फसल की चयन किया जाना इम्पॉर्टेंट है। अंतर्वर्ती फसलों के बीच निम्न प्रकार के संबंध हो सकते हैं। अप्रतिद्वंदात्मक, कॉम्पिटिटिव, एक दूसरे से लड़ाई की भावना। इस प्रकार की अंतर्वर्ती फसल प्रणाली में प्रत्येक फसल दूसरी फसल से प्रतिद्वंद्विता करता है। ये प्रतिद्वंद्विता किस चीज़ के लिए करता है? पोषक तत्व के लिए, पानी के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए, नमी के लिए, जगह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए।
तो एक पंक्ति में जौ या गेहूँ तथा दूसरे पंक्ति में तीसी लगाकर इस तरह का संबंध पाया जा सकता है, क्योंकि दोनों का रिक्वायरमेंट एक ही होता है। उसके बाद है सप्लीमेंट्री। इस तरह की अंतर्वर्ती फसलों में किसी एक फसल की उपज तो स्थिर रहती है, परंतु दूसरी की उपज जो है उसकी शुद्ध फसल की तुलना में बढ़ जाती है, तो दूसरे को सपोर्ट कर देता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे गेहूँ चना एक ऐसी फसल प्रणाली है, हो सकती है जिसमें चना की उपज तो अपनी फसल के बराबर होता है, परंतु दलहनी फसल के साथ मिलने से गेहूँ की उपज बढ़ जाती है। उसके बाद है कम्प्लीमेंट्री। इस तरह की स्थिति सबसे अच्छी होती है। इसमें अंतर्वर्ती खेती की दोनों फसलों एक दूसरे की मदद करते हैं और इससे दोनों की उपज बढ़ जाती है। जैसे कि चारे की फसल लगी है ज्वार, उसके साथ मेथा की फसल में मेथा की लत्ते ज्वार के तने के सहारे खूब फैलती है और पुष्पित होती है, तो इससे दोनों की फसल की उपज अच्छी होती है। और चौथा हमारा है अवरोधक फसल। इस प्रकार की फसल जो होती है इसमें दोनों की उपज को प्रभाव पड़ता है, दोनों के उपज को प्रभावित करता है एक दूसरे। जैसे कि गेहूं के साथ मक्का या गन्ने के साथ ज्वार की खेती की जाए तो, क्योंकि दोनों के रिक्वायरमेंट समान है और दोनों एक दूसरे से रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लड़ते हैं, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, पानी हो, नमी हो, इन सब चीज़ों के लिए, तो इससे दोनों को बाधा होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है समानांतर खेती। तो अंतर्वर्ती खेती की बात करते हैं तो यह पाया गया है कि कई अंतर्वर्ती फसलें प्रणालियाँ कुछ विशेषता लिए हुई ही थी जो दूसरी अंतर्वर्ती फसल प्रणालियों में नहीं पाई जाती है। अतः इस विशेष श्रेणी को अंतर्वर्ती फसल से हटाकर एक नई संज्ञा दी गई। कृषि विज्ञान एक विकसित विज्ञान हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो यह देखा गया कि कुछ अंतर्वर्ती फसलें जो मुख्य फसल की दो पंक्तियों के बीच लगाई जाती हैं वे मुख्य फसल के परिपक्व होने के बहुत पहले पककर कट जाती हैं। तो ऐसी फसल प्रणालियों में मुख्य फसल की प्रारंभिक वृद्धि दर अत्यंत धीमी होती, जीरो कंपटीशन। जब तक मुख्य फसल प्रणाली अब पहली क्रांतिक अवस्था के समीप पहुंचता है तब तक अंतर्वर्ती फसल लगभग कटने को तैयार रहती। इस प्रकार अंतर्वर्ती फसल मुख्य फसल से शून्य प्रतिद्वंदता, जीरो कंपटीशन करती हैं और उसे तनिक भी हानि नहीं पहुंचाए बिना तैयार हो जाती। यदि अंतर्वर्ती फसल कोई दलहनी फसल हुई तो वह वायुमंडलीय नेत्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा नेत्रोजन तैयार कर मुख्य फसल को कुछ देता भी है। तो इसका मेन है कि जो अंतर्वर्ती फसल के से अलग फसल है, कुछ चीज़ें जो उसके रूपरेखा के मापदंड पे नहीं आती हैं उसको इसमें लाया गया। इसका डेफिनेशन के तौर पे हम देखेंगे कि किसी एक ही खेत में एक साथ दो ऐसी फसलों का लगाना जिनसे बढ़ाव की प्रकृति भिन्न हो तथा एक दूसरे से लगभग शून्य प्रतिद्वंदता करते हुए अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप उपज प्रदान करे, उसे समानांतर फसल प्रणाली की संज्ञा दी गई। मतलब कि दो फसल है, दोनों का जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, दोनों का उपज टाइम, दोनों का बढ़ाव का पीरियड दोनों अलग अलग है। वैसी परिस्थिति में वो एक दूसरे से किसी भी चीज़ के लिए लड़ाई नहीं करते, कंपटीशन नहीं करते, हो सके तो ज़्यादातर वो एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे जो फसल प्रणाली है उसमें कंपटीशन की भावना शून्य होती है, इसलिए उसे इस फील्ड में रखा गया और उसे समानांतर फसल, क्योंकि दोनों एक साथ ऑलमोस्ट ग्रो करता है एक ही खेत में, लेकिन जो समय है दोनों में थोड़ा सा भिन्न हो जाता है और दोनों एक दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचाते। इसमें कुछ उदाहरण है। शरदकालीन गन्ना में आलू, मसूर, राजमा इत्यादि। बसंतकालीन गन्ना में मूंग, उड़द, भिंडी। अरहर की फसल में मूंग, उड़द, मूंगफली। मक्का की फसल में मूंग, उड़द। ये सब समानांतर खेती। अब हमारा नेक्स्ट है बहुमंजिला खेती। बहुमंजिल खेती भी वस्तुतः अंतर्वर्ती फसल की ही एक रूप है, चूँकि अन्य अंतर्वर्ती फसलों से इसमें थोड़ी भिन्नता होती है, अतः इन्हें एक अलग श्रेणी प्रदान की गई। ये भी एक तरह का अंतर्वर्ती फसल ही है, लेकिन कुछ डिफरेंस होने की वजह से इसे अलग रखा गया। किसी एक ही खेत में एक साथ विभिन्न ऊंचाई वाली फसलों को इस प्रकार लगाया जाना ताकि कुल उपज अधिक हो और उपज विभिन्न क्षैतिज तलों से प्राप्त हो सके। मतलब कि कोई छोटा है फसल है जो छोटा में ही कट जाता है, यानी कि सब्जी वगैरह, कुछ बड़ा है अनाज वाला है, तो उस तरीके से लगाना ताकि डिफरेंट हाइट से उपज प्राप्त हो और ये क्षति भी ना हो। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं,
जैसे गन्ना, ज्वार, अरहर, अंडी की पंक्तियों के बीच बौने कद वाली फसलें भी बहुमंजिला खेती की परिधि में आती। यही मैंने कहा कि बड़े हाइट के पौधे हैं उसमें छोटे हाइट के लगा देना। जैसे कि अब आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे गन्ना में सरसों, प्याज, गन्ना में मूली, धनिया, तो मूली, धनिया ये सब छोटा हाइट है, गन्ना बड़ा हाइट। गन्ना, मूंग, उड़द, भिंडी, ये सब भिंडी, उड़द, मूंग ये सब छोटा हाइट, गन्ना बड़ा हाइट। तो दोनों हाइट से हम उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है एक फसल तीव्रता। ये क्या है? फसल तीव्रता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी इस बात की गणना करता है कि कोई फसल प्रणाली कितनी व्यापक है। यह इस बात का भी घोतक है कि कोई क्षेत्र विशेष कितनी सघन खेती कर रहा है। परिभाषा के अनुसार इसका परिभाषा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। किसी क्षेत्र विशेष पर एक वर्ष में, एक कृषि वर्ष में, कृषि वर्ष हमने शुरू में ही बताया कि कब शुरू होता है और कब समाप्त होता है। तो कृषि वर्ष में उगाई गई फसल की संख्या फसल तीव्रता कहलाती है। ये इसे जो है निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है। तो फसल तीव्रता प्रतिशत में हमेशा होता है, लेकिन हम अनुपातिक तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं कि एक वर्ष में उगाई गई फसल का कुल रकबा भागा कुल कृषिगत क्षेत्र कितना है इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। यहाँ स्पष्ट रूप से यह जान लेना आवश्यक है कि अंतर्वर्ती फसल को चाहे उसके अंतर्गत कितनी भी फसलें एक साथ लगी हों, एक फसल के रूप में ही गिना जाए। फसल तीव्रता किसी भी क्षेत्र विशेष की प्रगति का घोतक है। सामान्यतः सिंचाई की कमी फसल तीव्रता के कम होने का कारण होता है। वर्तमान में बिहार राज्य की फसल तीव्रता कितनी है? ये इम्पॉर्टेंट है, ये आगे आपसे सवाल भी है। 1.40 से 1.50 के बीच रहती है। अब एक उदाहरण है, इसको कैसे निकाला जाए। किसी किसान के पास 100 हेक्टेयर भूमि है और खरीफ मौसम में 90 हेक्टेयर में खेती हुई, 80 हेक्टेयर में रबी में हुई और 40 हेक्टेयर में गर्मा में हुई। तो तीनों को जोड़ लेंगे और टोटल हमारा लैंड 100 है, तो और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो निकलेगा वो हमारा सामान्यतः जो है फसल तीव्रता है, जो कि सामान्यतः अनुपात के तौर पे 2.1। ये जो 2.1 है इसे फसल तीव्रता उस किसान का 2.1 हुआ। अब बिहार के वर्षाश्रित एवं सिंचित परिस्थितियों की प्रमुख फसल प्रणाली जो है उसके बारे में है, तो इसको हम एक बारी देख लेंगे। असिंचित क्षेत्र में कम वर्षा वाले सूखा क्षेत्र में ज्वार और कलाई पड़ती छोड़ देंगे। उसके बाद ज्वार मेथा, फिर उसके बाद पड़ती है। अंडी कर सकते हैं, अरहर कर सकते हैं, उसके बाद पड़ती है। उसी प्रकार से सामान्य समतल में धान, गेहूँ, धान, तीसी। सामान्य समतलन भूमि में जो ऊपरी ज़मीन है उसमें मक्का, चना, मसूर, खेसारी इत्यादि। उसी प्रकार पहाड़ी भूमियों के लिए, पहाड़ी भूमियाँ जो उपरिवार है जो नीची है। सिंचित क्षेत्र के लिए सामान्य सिंचित क्षेत्र वाली ऊपरी भूमि के लिए मक्का, गेहूँ की खेती। उसी प्रकार से नीचे दिया हुआ है, इसको आप लोग बस 1-2 एग्जाम्पल ध्यान में सभी का रखें तो ठीक है, अच्छा है। इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। इसमें अब प्रश्नावली है तो इसको आप देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इससे भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं। कुछ डेफिनेशन है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको इस चैप्टर से कम 2 या 3 डेफिनेशन ज़रूर रहेंगे। तो डेफिनेशन पे आपको दिमाग में डेफिनेशन होना चाहिए। ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे मार्क्स, इस चैप्टर से बहुत अच्छे मार्क्स इससे दिला सकता है। और इससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेशन में ही पूछे जाते हैं। डेफिनेशन और उसका 1-2 एग्जाम्पल आपको ध्यान में रहना चाहिए, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यहीं ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कीजिए। और अगला वीडियो जल्द ही हम जो नया चैप्टर है उस पर लाने वाले हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मृदा एवं जल प्रबंधन, तो काफ़ी लंबा चैप्टर है तो उसको 2-3 पार्ट में लाना होगा। तब तक चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को पूरा देख के जहाँ कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसका पूरा जवाब आप लोगों को दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।